हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। इसका हम पार्ट 3 करेंगे। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके पार्ट 1 में 1 से लेके 14th क्वेश्चन तक है, पार्ट 2 में 15th से 19th तक है, और ये पार्ट 3 अब आपका लास्ट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे नेक्स्ट इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स। देखिए स्टैटिस्टिकल टूल्स होते क्या हैं। अभी हमने जब पार्ट 2 में हमने किया कि जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो सिर्फ कलेक्ट करना ही एक काम नहीं होता। कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, क्लासिफिकेशन करना, है ना, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, ये 5 स्टेजेस होती थी। तो इन 5 स्टेजेस को कैसे कैसे किया जाता है। भाई डाटा कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट कैसे होता है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। सेंसेस और सैंपल मेथड से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर डाटा क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई कैसे करते हैं। डाटा प्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। एनालाइज करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को वो कैसे करते हैं, उन्हीं को बोला गया है। जो हम उनमें जो मेथड्स का यूज़ करते हैं उन्हीं को बोला गया है स्टैटिस्टिकल टूल्स। अभी देख रहे हैं, एक टेबल दिखाऊंगी और अच्छे से क्लियर होगा। ये कह रहा है ईच स्टेट ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। हम स्टेज पर क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल स्टडी में इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड। हर किसी में कुछ ना कुछ टेक्निक या मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, तो उन्हीं टेक्निक्स या मेथड्स को बोला गया है स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब ये देखिए, अब आपको और अच्छे से समझ आएगा क्या मतलब है इसका, कि ये हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। ये कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड द रिलेटेड ऑफ स्टैटिस्टिकल। अब देखो यहाँ पे बोला भी है टूल्स, तो आपको समझ आएगा कि 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने देखा होगा तो उसे समझ आ रहा होगा कि पार्ट 1 में 2 में मैंने बताया था कि 5 स्टेजेस होती हैं। तो 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पे है कि कौन कौन सी 5 स्टेजेस की हमें स्टडी करनी है, और उनकी स्टडी करने के लिए किस मेथड्स का यूज़ करना है, किस टूल्स के यूज़ करने हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखो पूरी हम टेबल देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता है स्टेज 1 में होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। हमेशा जो डाटा होता है वो पहले कलेक्ट होता है। कलेक्ट कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था। इसका एक सेंसेस एंड सैंपल मेथड होता है। ठीक है, सेंसेस और सैंपल मेथड से हम इस डाटा को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा कट है कंप्लीट दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा स्टेजेस यहाँ से कट गई हैं बस। तो ये स्टेज 1 में ये हो गया आपका। स्टेज 2 आ जाती है। 2 में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, या ये भी कह सकते हो उस डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाई कैसे करते हैं उसमें बता रखा है। एरे ऑफ डाटा, टैली बार। टैली बार आपने सीखा होगा 10th में भी, ऐसे टैली बार 1 2 3 4 5 पे कट हो जाता है, फिर 6 7 अलग से बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, टैली बार बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें 3rd स्टेज में हम होता है प्रेजेंटेशन करते हैं। जो भी डाटा हमने क्लासीफाई किया फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल बना के करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो हम उस डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। 4th स्टेज होती है, जो डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है। अब एनालाइज कैसे करते हैं, परसेंटेज निकालेंगे उसकी। ठीक है, मार्क्स की, भाई बच्चों के एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब आपके चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, अब आप ये सेंसेस और सैंपल, अब आप कहोगे क्या है ये एक चैप्टर है। पूरा चैप्टर आप देखोगे कि सेंसेस और सैंपल मेथड से डाटा कलेक्ट होता है। अब आप ये कहोगे कि ये क्लासीफाई, ये पूरा एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन का, कि हम कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके कि कैसे डाटा प्रेजेंट करते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं कि डाटा कैसे कैसे एनालाइज होता है। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स हैं आपके, पूरी बुक ही इस पे बनी हुई है आपकी।
लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं परसेंटेज का, एवरेजेस एंड द डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल। जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनका हम क्या निकाल लेते हैं, एक तरीके की डिग्रीज, परसेंटेज वगैरह हम निकालते हैं। तो ये था आपका पूरा 5 स्टेजेस की ये हम क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऑर्गेनाइज कर लेंगे फिर कलेक्ट, ये सीरियल वाइज ही चलता है, पहले कलेक्शन होगा फिर ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। और ये इन टूल्स का या इस मेथड्स का या इन टेक्निक्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 पे इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ये है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। भाई अब एक चीज़ देखिए, जब अभी आपने पार्ट किस में था, वो 1 में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर आ गए कि स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, किस चीज़ में इम्पोर्टेंस कह रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कह रहा है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये ऐसी है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं और कोई भी कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सॉरी, तो ये कह रहा है कि जो डाटा है हमने वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस किया, शो किया, उस डाटा को देखने के बाद जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका क्या कर पाते हैं, सॉल्यूशन कर पाते हैं। भाई फॉर एग्जांपल उनको ये लग रहा है कि इंपोर्ट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट हम कम कर पा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप समझते होंगे, इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम अदर कंट्री से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो गुड्स जो भी प्रोड्यूस की जा रही हैं उनकी सेल करना अदर कंट्री को, वो एक्सपोर्ट होता है। तो अब उन्होंने डाटा देखा कि इंपोर्ट तो ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट हम कम कर पा रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किसके उस बेसिस पे कर पाएंगे, वो जो भी हमने डाटा उनको एक्सप्रेस करके दिया हुआ है, किसको, इकोनॉमिस्ट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है इसकी कि जब डाटा कोई भी एक्सप्रेस, कोई भी शो होता है तो उस डाटा से वो क्या करते हैं, कोई भी जो इकोनॉमिक हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन ईजीली कर पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। वो बोल रहा है बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट, या फिर वो प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं गुड्स के, या वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक माने कम होता जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो ये कह रहा है द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इज़ टू अंडरस्टैंड, वो समझ पाते हैं इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। तो किसके थ्रू समझ पाते हैं, जो भी डाटा उनके सामने एक्सप्रेस्ड किया गया है उससे वो उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और उसका सॉल्यूशन वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंस है। अब जब तक कोई डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होगा तो उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड इम्पोर्टेंस है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट डू नॉट स्टॉप merely at the quantitative expression of the problem, they would try to further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparison। ये कह रहा है कि जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं करते, साथ में
वो ये भी देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग कितने चेंजेस आ रहे हैं। भाई जैसे मान के चलिए कि कोई अब 2023 चल रहा है, उन्होंने देखा कि 2020 में किसी चीज़ के प्राइस इतने थे, अब इतने बढ़ गए, तो क्यों बढ़ गए, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग भी कंपैरिजन करते हैं। या फिर कोई भी दो एरियाज़ हैं, दो सेक्टर हैं, दो क्षेत्र हैं, उनके बीच में भी कंपैरिजन करके कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन हमें देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया पहले फ्रॉम इंटरसेक्टरल कंपैरिजंस क्या है, वी मीन कंपैरिजंस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बात समझ आई है? जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है, भाई जैसे हम अपनी कंट्री का कंपैरिजन अदर कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका इंटरसेक्टरल, जिसमें हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन वो होता है जो मैंने आपको बताया, टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में किसी चीज़ के प्राइस इतने थे, अब 23 में कितने बढ़ गए हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्यों बढ़ गए हैं, तो ये सब चीज़ें वो किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू समझ पाते हैं, ये है आपका जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी। ठीक है, इसके थ्रू ये समझ पाते हैं कौन, इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक तरीके से वो काम करते हैं, उन चीज़ों के रीज़न जानते हैं। कॉज मतलब कारण भी पता करते हैं, ये नहीं है सिर्फ ये प्राइस बढ़ गया है, भाई बढ़ गया है तो क्यों बढ़ गया है, उसका एक उनको रीज़न भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड, ये मतलब जानने की कोशिश भी करते हैं आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। जो भी आपको डाटा दिया हुआ है उसमें वो ये भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसका वो रीज़न भी देखते हैं। ठीक है, दिस enables them to attempt can effective diagnosis of the problem, और साथ में फिर उस प्रॉब्लम को देखने के बाद उसके वो हमें उपचार देते हैं। डायग्नोसिस मतलब ये कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, एंड अकॉर्डिंगली टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज़, और जो भी सूटेबल रेमेडीज़ होती हैं, जो भी सही लगता है कि ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो हमें क्या करते हैं, सजेस्ट देते हैं। तो ये जो सब इकोनॉमिस्ट काम कर पा रहे हैं, किसके थ्रू कर पा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही उनको क्या मिला, जो भी डाटा मिला उस डाटा को उन्होंने जानने की कोशिश की और फिर उसके उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें क्या दिया, सजेशन दिया। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे अगर हम आ गए, फोर्थ है अब आपका इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग का मतलब ये होता है, एक तरीके से फॉरकास्टिंग आप समझते होंगे जिसको बोलते हैं हम भविष्यवाणी करना। अब यहाँ पे भविष्यवाणी का मतलब वैसे नहीं है किसी ज्योतिषी वगैरह जो होते हैं उनकी तरह नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि भाई जैसे उन्हें ये पता चला कि 2015 में शुगर के प्राइस इतने थे, 20 में इतने हो गए, 23 में इतने हो गए, तो वे एक तरीके से फ्यूचर के लिए वो हमें बता सकते हैं कि शुगर के प्राइस अब आगे इतने हैं और बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हमने देखा कि भाई हमारा कम हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने हमें क्या दिया, सजेशन दिया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। फिर वो हमें एक तरीके से यहाँ पर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इतना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो आगे और इतना बढ़ सकता है। तो एक तरीके से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, फॉरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी भी कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, किस चीज़ को देख के, जो उनके पास न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो इकोनॉमिस्ट डू फॉरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडी। समझ आया, स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के बाद ही वो फॉरकास्टिंग कर पाते हैं। बाय द टर्म फॉरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल, बता दिया एस्ट्रोलॉजिकल की तरह नहीं है इसका मतलब प्रेडिक्शन। वी ओनली मीन टू एसेस एंड एसर्टेन द future course of certain events which are of economic significance। समझ आया, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है उसके लिए वो कोई भी क्या कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग भविष्यवाणी करके हमें एक तरीके से अपना
सुझाव दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन है, इकोनॉमिस्ट है। किसके थ्रू कर पा रहे हैं ये सब वो काम, स्टैटिस्टिकल स्टडी से। एंड लास्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब जब उन्होंने क्या दिया हमें, कोई भी उन्होंने स्टैटिस्टिकल स्टडी की, तो उस स्टडी के बेस पे कोई भी पॉलिसी अगर हमें रेडी करनी हो, तैयार करनी हो, तो वो कर सकते हैं। भाई जैसे टैक्सेशन की पॉलिसी होती है, वो देख रहे हैं कि टैक्स बढ़ाना है या इतना ही रखना है, तो ये सब जो हमें पॉलिसी वगैरह डिसाइड करनी होती है वो सब किसके बेसिस पे कर पाते हैं, ये भी स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है, ठीक है। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड कर पाते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन, कि टैक्स बढ़ाना है या घटाना है एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। किसको देखते हुए, वो ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं टैक्सेशन के लिए हमें कौन सी पॉलिसी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंस की हैं किस चीज़ की, एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपनी क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है, वो हमने इस 5 पॉइंट्स में समझा है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अब आपका, ये वही बता रखा है पॉइंट आगे। लास्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया एक्सप्लेन द मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए जब किसी भी चीज़ के कोई फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, तो हर चीज़ की लिमिटेशंस भी होती हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ, जैसे आपने फीचर्स किए थे ना, फीचर्स का एक तरीके से वो वही पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। वहाँ हमने किया था कि फीचर्स में कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो एक एग्रीगेट का मतलब कि क्या करती है, स्टडी करती है। कोई भी चीज़ ग्रुप में एग्रीगेट में होनी चाहिए, बट यहाँ पे बोला कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो ओनली किस चीज़ की स्टडी करती है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की। और लाइक जैसे बता दिया फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, विजडम, हेल्थ, जस्टिस, ये जो क्वालिटेटिव जो डाटा होता है, फिनोमेना होता है, इन सब चीज़ों की वो स्टडी नहीं करती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है सिर्फ उसी की स्टडी करती है, क्वालिटेटिव जो फिनोमेना होता है उसकी स्टडी नहीं करती है, ठीक है। तो इसकी ये लिमिटेशन हो गई। सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो यहाँ पे भी वही बताया कि स्टैटिस्टिक्स जो स्टडी है ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। अभी हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर यूनिट है, कि जैसे आपने देखा कि राम की पॉकेट में 200 रुपीज़ का नोट है, ये पर्टिकुलर यूनिट है, तो इसकी स्टडी नहीं करेगी। हमने बोला अमित की हाइट इतनी है, सचिन की इतनी है, तो यहाँ पर कोई एक एग्रीगेट, एक ग्रुप हो गया, तो उसकी ये स्टडी करती है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। थर्ड है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। आपको याद होगा फीचर्स में हमने किया था कि जो डाटा होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, एक की हाइट तो दूसरे की भी हाइट ही होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डाटा होता है वो होमोजेनिटी का मतलब एक जैसा होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसकी एक ये लिमिटेशन बता दी। भाई एक की अगर हाइट बता दी, दूसरे के मार्क्स बता दिए, तो हम आपस में कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि जो डाटा है वो एक जैसा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। ये कह रहा है यहाँ पर, आपने देखा था वहाँ पर हमने देखा था कि जो डाटा होता है वो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, और हमने ये भी सीखा था कि अदर मतलब कोई अगर हम विदाउट पर्पस कोई डाटा कलेक्ट कर लेते हैं वो सिर्फ क्या कहलाएगा, एक डाटा कहलाएगा, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद अगर हम उसका अच्छे तरीके से रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, किस पर्सन ने कलेक्ट किया है, किस मेथड से कलेक्ट किया है, अगर हम ये सब चीज़ नहीं बता रहे हैं तो वो डाटा गलत मान लिया जाता है। जैसे भाई डाटा
कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, सेंसिस मेथड, सैंपल मेथड। और हमें ये पता है, आप पढ़ोगे आगे चैप्टर नंबर 3 में, कि सेंसिस मेथड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत एक्यूरेसी होती है उसमें, रिलायबिलिटी होती है उसमें, बट ऐसा सैंपल मेथड में नहीं होता। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जो डाटा कलेक्ट किया है वो रेफरेंस दो कि कौन से मेथड से कलेक्ट किया, ताकि हमें पता चले कि इस डाटा में कितनी एक्यूरेसी है। वो किस पर्सन ने कलेक्ट किया, नॉर्मल ने, या जिसको इन मेथड्स का पता था कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ों का रेफरेंस देना जरूरी है, नहीं तो ये डाटा क्या मान लिया जाता है, गलत भी प्रूफ कर दिया जाता है। ठीक है। एंड लास्ट है इसमें, सॉरी एक और पॉइंट है अभी, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। ये कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उसका सिर्फ जो यूज़ है वो वही कर सकते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें अभी आपने जो पढ़ा था 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, और उन 5 स्टेजेस में अलग अलग हम मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो जिनको उन मेथड्स की पूरी नॉलेज है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वही उसका यूज़ कर पाएंगे, अदर पर्सन इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहा है कि इसकी एक लिमिटेशन है कि एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा ही हम अपना ये डाटा जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट है प्रॉन टू मिसयूज़। प्रॉन टू मिसयूज़ का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में कई बार गलत बात को भी सही और सही को भी गलत प्रूफ कर दिया जाता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमें कोई भी जो चीज़ है वो हम डिजिट में दिखा रहे हैं, है ना, न्यूमेरिकल में दिखा रहे हैं, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो हमने टोटल इसकी कितनी लिमिटेशन की है, 6 लिमिटेशन की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो आपका चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है हमारा पूरा। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट मैंने आपको पूरा करा दिया है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स में आपको ये वीडियोस मिलेंगी। पार्ट 1, पार्ट 2 जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।